छत्तीसगढ़ की चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने इस बात पे बात की थी कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव में उनकी मदद करेंगे और उनके खिलाफ कौन से मुद्दे हैं जो जिसका फ़ायदा भाजपा को होगा, नुकसान कांग्रेस को होगा। आज की बातचीत भाजपा के नफ़ा नुकसान वाले मुद्दे पे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और छत्तीसगढ़ अखबार के संपादक सुनील कुमार जी। सुनील कुमार जी, नमस्कार। नमस्कार आलोक। जैसा कि मैंने आपको कहा, छत्तीसगढ़ में इस बार भाजपा के हिस्से वो कौन से मुद्दे हैं जिसको आप मानते हैं कि उनके पक्ष में वो बात जाएगी? सकारात्मक मुद्दे क्या क्या हैं भाजपा के लिए? देखिए, राजनीति में जब दो पार्टियां एक दूसरे के सामने रहती हैं और दो ही प्रमुख पार्टियां रहती हैं जिस राज्य में, जैसा कि छत्तीसगढ़ है या मध्य प्रदेश और राजस्थान है, कोई तीसरी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी नहीं है। दो दो पार्टियों वाले राज्य हैं ये। छत्तीसगढ़ जो है, इसमें तीसरी पार्टियां सब मिलाकर भी 10%, 12%, 13% ऐसी नौबत रहती है। दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस और भाजपा, इसलिए अगर एक के पक्ष के कोई मुद्दे हैं तो वो दूसरे के खिलाफ जाते हैं, एक के खिलाफ कोई मुद्दे हैं तो दूसरे के पक्ष में जाते हैं। बिल्कुल। तो पिछले बार हमने कांग्रेस के नफा नुकसान वाले मुद्दों पर चर्चा की थी। आज अगर हम भाजपा के नफा नुकसान के मुद्दों की बात करें तो पिछली बार की चर्चा से एकदम अलग हट के नए मुद्दे नहीं रहेंगे, कुछ मुद्दे तो वहीं से आएंगे। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा उन मुद्दों के बारे में भी आना चाहता हूं कि भाजपा को इस चुनाव में जिन चुनौतियों का सामना जनता के बीच जाने पे करना पड़ेगा, उसमें पहला मुद्दा है जो मेरे हिसाब से सबसे अहमियत भी रखता है, वो है धान खरीदी का मुद्दा। धान के दाम भूपेश सरकार ने जिस तरह से आसमान पे पहुंचा दिए हैं, देश में कोई दूसरा राज्य इसकी बराबरी नहीं कर पा रहा है। भाजपा इसका मुकाबला कैसे करेगी, ये भाजपा के सामने एक सवाल है। ये नफ़ा भी हो सकता है लेकिन नुकसान भी हो सकता है। भाजपा के कई लोगों से मैंने बात की है हाल के हफ्तों में जी। उनका कहना है कि धान के मुद्दे पे हम कांग्रेस से 21 का ऑफर रखेंगे। 21 का मतलब ये बोलचाल में 20-21 रहता है। कांग्रेस अगर 20 रहेगी तो हम 21 का ऑफर रखेंगे। यानी कीमत जो है ज़्यादा बढ़ा के देने की कोई गुंजाइश? ऐसा भाजपा के अलग अलग नेता कहते हैं, जो कि पार्टी की तरफ से कोई वायदा करने के अधिकृत नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे कि कांग्रेस के रविंद्र चौबे ने एक शिगुफा छेड़ा है, वो ये है कि 5 साल में हर साल मोदी सरकार 6% बढ़ाएगी एमएसपी समर्थन मूल्य, तो उस हिसाब से हम भी उसमें जोड़ते चले जाएंगे तो 5 साल बाद वो 3600 हो सकता है। और जनता के बीच ये एक नैरेटिव सेट हो गया कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में जो है 3600 रुपये मिलने लग जाए, अगली दफा से ही मिलने लग जाए। ऐसा तो कई लोगों के दिमाग में ये भी होगा कि ये अगला जो धान खरीदी होगी इस 2024 सरकार के दोबारा अगर आती है तो उसके बाद जी, तो उसमें 3600 मिलने लगेगा। लोगों को अपने पक्ष की बात ज्यादा सुनाई देती है। रविंद्र चौबे ने ये क्यों छेड़ा था, ये वो सरकार के प्रवक्ता भी हैं, बड़े मंत्री हैं, कृषि मंत्री रहे हुए हैं। अभी क्यों छेड़ा था ये बात तो बहुत साफ है। हाँ, कि मैसेज वो देना चाहते हैं कि भाई हमारी पार्टी अगर रहेगी तो किसानों के लिए जो है बहुत 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 मुफीद होगा ये मामला। हाँ, लेकिन ये बात कांग्रेस का घोषणा पत्र अभी नहीं आया है, तो औपचारिक रूप से कांग्रेस ने नहीं कही है ये बात जी। लेकिन क्या इस बात को क्लू मान के भाजपा 5 साल बाद 3600 रुपए की एक वायदा करेगी? क्या करेगी? पर दूसरा बात, अपन धान से थोड़ा सा आगे भी बढ़े जी। दूसरा मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने जो चुनौती भाजपा के सामने रखी वो है ये कि कर्ज माफी की, किसान कर्ज माफी की, जिसमें शायद 11,000 करोड़ रुपया सरकार का लगा था पहले ही दिन। तो क्या भूपेश सरकार के कर्ज माफी के मुकाबले भाजपा ऐसा भी कुछ करेगी? क्योंकि किसानों को सरकार के पहले ही दिन, भूपेश सरकार के पहले ही दिन एक बड़ा फायदा हो गया था। ये मैं उस बारीकी में जाना नहीं चाहता कि किस बैंक के कर्ज माफ हुए, किसके नहीं हुए, कितने नहीं हुए। मोटे तौर पर अधिकतर लोगों के अधिकतर कर्ज माफ हो गए थे। तो क्या भाजपा उसको भी एक चुनौती की तरह लेगी? भाजपा तो उसको मुद्दा भी नहीं बना पा रही है। मुझको अगर ठीक याद है
तो दिसंबर के महीने में जब भूपेश जी की सरकार आई और उन्होंने कर्ज माफी की घोषणा की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के एक जिले के अध्यक्ष ने कर्ज के चक्कर में फांसी लगा ली। हाँ, बीजेपी ने उसकी जांच रिपोर्ट लाई, हाँ, सरकार पे आरोप लगाया, विधानसभा में सवाल उठे, लेकिन बात आई गई हो गई। हाँ। तो कर्ज माफी तो उसको तो मुद्दा भी भाजपा ने नहीं बनाया है, तो उसके पक्ष में कुछ करेगी। भाजपा के खिलाफ एक बात ये जाती है कि इस 5 साल में भूपेश सरकार के खिलाफ बहुत सारी चीजों को वो मुद्दा नहीं बना पाई। क्यों नहीं बना पाई मैं इसको नहीं जानता। मैं अभी भाजपा के पक्ष विपक्ष दोनों की बातें करूंगा। भाजपा के खिलाफ ये बात जाती है कि 5 साल इस सरकार ने जिन मुद्दों को उठाने का मौका दिया, कोई चाह के नहीं दिया, अनायास ही सरकार के कामकाज से सामने आए मुद्दे, भाजपा ने किसी चीज को दमखम के साथ मुद्दा नहीं बनाया। मैं फिर घूम फिर के एक बात पर लौटूंगा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा बहुत बुरी तरह टूटे मनोबल वाली भाजपा दिखती रही मुझको अभी तक, टिकट आने तक। 4.5 साल के कार्यकाल में पौने पांच जो टिकट आई है अभी जी, ये टिकट जो है रमन सिंह और उनके मंत्रिमंडल और उस वक्त के जितने नेता थे उनके लिए एक नई जिंदगी लेकर आई है, एक नया उत्साह लेकर आई है कि आप लोग तिरस्कृत होने के लायक नहीं हो, आप लोगों को हम फिर से स्थापित कर रहे हैं जी। और सारे बड़े दिग्गज जो थे पिछली सरकार के, तकरीबन तमाम लोगों को टिकट दे दी भाजपा ने। तो ये जो बात लग रही थी कि भाजपा सबके टिकट काट देगी, नए चेहरे ले आएगी, जिसको हम लोग भी बात करते थे, लोग किनारे बैठे हैं, हाशिए पर चले गए हैं। ये तो भाजपा के नेताओं ने खुद ही जो है प्रचारित किया था कि हमको पता नहीं है कि हमको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा प्रचार का। लेकिन अब सबको पूरा विधानसभा चुनाव का कैंडिडेचर ही दे दिया बीजेपी ने, दिल्ली में बैठे बैठे सभी को टिकट दे दी। ये बात भाजपा के खिलाफ पहले दिन लगी जिस दिन हमारे सामने ही भाजपा का ऑफिस है। उस ऑफिस से जब पत्रकार कुछ एक निकल के मेरे दोस्त यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा भाजपा तो चुनाव हार गई है, पहले ही दिन इस लिस्ट के साथ ही चुनाव हार गई है। जितने कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे, शायद अरुण साहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसी शाम को, तो लोगों का कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो माहौल था गमगीन किस्म का, और जितने कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठे थे वो मान रहे थे कि इस लिस्ट से तो हम हार गए, सारे घिसे पिटे सभी लोगों को टिकट दे दी है भाजपा ने। लेकिन मैं जब उस लिस्ट को देखता हूँ तो मुझको वो लिस्ट इतनी खराब नहीं दिखती है। मुझको लगता है कि जितने दिग्गज जिनको जीते भी थे और हारे भी थे, अमर अग्रवाल हार गए थे, मुनत हार गए थे, ऐसे और लोग हार गए थे, कुछ एक मंत्री कुछ एक और रमन सिंह के, उनको टिकट मिली है। कुछ एक जो जीत गए थे, रमन सिंह खुद, बृजमोहन अग्रवाल या अजय चंद्राकर, इनको भी टिकट मिल गई। हारने वालों को भी जीते वालों को भी, तो करीब करीब रमन सिंह के मंत्रिमंडल के काफ़ी लोगों को टिकट मिल गई। इक्का दुक्का ओबीसी के जो कमज़ोर लोग थे उनकी भर टिकट कटी दिख रही है, बाकी सभी ताकतवर टिकट पा गए। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि ये लोग 15 साल सत्ता की ताकत से इतने ताकतवर हैं जी, इसके कई मतलब हैं इस शब्द के, इतने ताकतवर हैं कि ये सब कुछ झोंक कर भी ये चुनाव जीतना चाहेंगे, जान की बाजी लगाकर चुनाव लड़ेंगे ये। यानी जान केवल शब्द कहना पर्याप्त नहीं होगा, कई चीज़ों की बाजी लगाकर वो ये चुनाव जीतना चाहेंगे। क्योंकि अगर ये चुनाव भी वो हार जाते हैं, 2018 में पूरी सरकार हार गए थे, इस बार अगर ये चुनाव भी हार जाते हैं तो इनका भविष्य शायद विसर्जित हो जाएगा इस भाजपा में। इसलिए भी ये कोशिश करेंगे जीतने की, और इनको टिकट देना मैं गलत नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि ये ताकतवर लोग हैं, ये संपन्न लोग हैं, ये तजुर्बेकार लोग हैं, और ये जब चुनाव लड़ेंगे तो आसपास की सीटों पर भी थोड़ा थोड़ा सा असर पड़ेगा। तो मैं इसको बहुत बुरी लिस्ट नहीं मान रहा हूँ बीजेपी की। मेरा मानना यह है कि व्यवहारिक लिस्ट है। केंद्रीय लीडरशिप जो है बीजेपी की, उसने कोई अहंकार नहीं दिखाया,
कोई फार्मूला ऐसा लागू नहीं किया जिससे पूरा का पूरा राज्य भाजपा को खारिज कर दिया जाए। बहुत व्यवहारिक उन्होंने लिस्ट बनाई है। मैं इस लिस्ट को जरा भी कम नहीं आंक रहा हूं। मेरे हिसाब से ये लिस्ट जो है राज्य भाजपा के लिए एक उसके पक्ष में जाने वाली बात है कि इतने तजुर्बेकार, इतने ताकतवर लोग जो हैं, जो सर्वगुण संपन्न ताकतवर हैं, इनको अगर चुनाव लड़वा रही है भाजपा तो भाजपा की जीत की संभावना बढ़ती है। ये पहली बात हुई। दूसरी बात यह है कि इससे एक और बात साबित हुई, जो भाजपा छत्तीसगढ़ में जिस हीन भावना से गुजर रही थी कि सब कुछ दिल्ली तय करता है, अब लग रहा है कि सब कुछ है छत्तीसगढ़ भाजपा को दे दिया गया है, ठीक है तुम जीत के दिखाओ। तो ये इनके सिर पे चुनौती आ गई है। और मुझको लगता है ये सारे के सारे लोग, रमन सिंह का कल नामांकन था, अमित शाह आए थे उसके लिए, तो ये अगर आप इस पूरी लिस्ट को देखें भाजपा की अभी की, तो अरुण साव मैदान में है, रमन सिंह मैदान में है, बाकी कई मंत्री मैदान में है, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, ओपी चौधरी मैदान में है, जिनको भाजपा का उगता सूरज कहा जाता है। मैं नहीं जानता वो हैं कि नहीं है, लेकिन कहा जाता है ऐसा। मुझको कई लोग कहते हैं कि मुझको ओपी चौधरी से अपने संबंध ठीक रखने चाहिए, वो भाजपा का भविष्य है। मैंने कहा मेरा उगते डूबते सभी सूरज से, चांद से, सभी से संबंध है, किसी से घरोबा नहीं है, संबंध सबसे है। तो मेरे को उतनी चिंता नहीं है कि ओपी चौधरी से मेरी मुलाकात साल भर से नहीं हुई है और वो अगर मुख्यमंत्री बन जाए, ऐसा मैं उसकी फिक्र में नहीं हूँ। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं, लोग कहते हैं कि 3-4 लोग अभी इस लिस्ट में ऐसे हैं बनने की लिस्ट जो में मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हो सकते हैं। एक तो आपने ओपी चौधरी का नाम का जिक्र कर दिया। हाँ, ये इसको विषयांतर न माना जाए, हाँ, तो ये जो 3-4 लोगों की लिस्ट है, बाकी नामों का भी खुलासा करेंगे। देखिए एक तो ये है कि विजय बघेल जो सबसे पहला नाम सामने आया फर्स्ट लिस्ट में बीजेपी के, शायद 21 लोगों की लिस्ट थी, पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ विजय बघेल का, जो कि सांसद हैं, एक बार हरा चुके हैं भूपेश बघेल जी और जीत कर आए हुए सांसद हैं, राज्यसभा में मनोनीत नहीं है जी, जिनके बारे में ये भी चर्चा थी कि अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल होगा तो विजय बघेल को भी उसमें शामिल किया जा सकता है। ऐसे भूपेश बघेल को पहले हरा भी चुके हैं, उस पाटन से विधायक भी रह चुके हैं, तो उनके पास बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं। वो एक वजनदार नेता आज की तारीख में है, जब ओबीसी और खासकर कुर्मी लीडरशिप छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पर हावी है, तो बीजेपी में भी उसको जगह मिल सकती है। तो मुझको एक दावेदार वो लगते हैं जिनका दावा नहीं होगा, लेकिन जो कंसीडरेशन जोन रहेगा पार्टी का उसमें वो शामिल दिखते हैं मुझको। जिसको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है किसी भी पार्टी में, वो सामान्य रूप से जो है मुख्यमंत्री के दावेदार मान लिए जाते हैं। स्वाभाविक रूप से उसके इक्विवेलेंट मान लेते हैं कि जरूरत पड़ेगी तो कंसीडरेशन जोन में रहेंगे ही रहेंगे। तो तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पे अरुण साव का नाम आप ऐसा जी। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह से अमित शाह ने रमन सिंह के नामांकन के दिन अपनी मौजूदगी वहां की, हर एक के लिए तो नहीं आएंगे वो, तो उससे मुझको लगता है कि रमन सिंह को एक अघोषित महत्व दिया गया है। और अगर बीजेपी किसी वजह से सरकार में आती है, नहीं भी आती है तो विपक्ष में तो रहेगी, तो नेता प्रतिपक्ष भी चुना जाएगा, तो रमन सिंह जो है वो कंसीडरेशन जोन में रहेंगे, वो बाहर नहीं रहेंगे उसके। इसके बाद यह है कि अगर पार्टी बहुत ही नाटकीय किस्म से कोई काम करती है तो ओपी चौधरी जैसे लोग हैं जिनको अगर सरकार बनेगी तो शायद पहली बार मंत्री वगैरह बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं मुख्यमंत्री के रूप में ऐसा प्रमोशन नहीं देखता हूं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके गृह मंत्री अमित शाह ये गुजरात के कई पायदान चढ़ते हुए यहाँ पहुँचे हैं, रातों रात उनको नहीं बना दिया गया है। यानी कई प्रधानमंत्री तो ऐसे होंगे जिनके पास नरेंद्र मोदी जितना तजुर्बा नहीं रहा राज्य चलाने का, तो ऐसे अनुभवी हैं। लेकिन बीजेपी चौंकाने का काम करती है, खासतौर पर जो ताजा लीडरशिप है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है वाले अंदाज में जो है कुछ भी फैसले ले सकती है, लेकिन कुछ भी फैसले ऐसे नहीं ले रही है कि किसी अधकचरे नेता के नाम पर ले रही हो। मैं मोदी का फैन नहीं हूँ, मैं उनके भक्तजनों में शामिल नहीं हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि उस आदमी की राजनीतिक कामयाबी जो है
उसकी वजहें जायज़ नाजायज़ हो सकती हैं, लेकिन कामयाबी को अगर आप देखें तो बीजेपी अगर मोदी के नाम पे कह रही है ऐसा, तो बीजेपी किसी कमज़ोर और छोटे नेता के नाम पे ये नहीं कह रही है। पार्टी का जो सबसे कामयाब नेता है उसके नाम पर ही ऐसा नारा लगा रही है। लेकिन हम थोड़ा मोदी से यहाँ छत्तीसगढ़ लौट के आ जाएं। जो बात मैं कह रहा था कि कांग्रेस की जो नाकामयाबी थी, जो बीजेपी की एक ताकत बन सकती थी, जो बीजेपी नहीं बना पाई, उसमें मुझको लगता है सबसे बड़ा एक मुद्दा था जिसमें बीजेपी ने केवल बयान दिए हैं, वो था शराबबंदी का। कांग्रेस का वायदा था चुनावी घोषणा पत्र में कि हम शराबबंदी करेंगे। ऐसा माना जाता है हर राज्य में कि शराबबंदी का वायदा करने वाली पार्टी को एक बार सत्ता पहुंचा देता है, काठ की हांडी रहता है, बार बार नहीं चढ़ता, लेकिन एक बार जिता देता है शराबबंदी का वायदा। महिला मतदाता खासकर जो कि आदमियों के दारू पीने से ज़्यादा तकलीफ़ में रहती हैं, वो शायद ज़्यादा वोट करती होंगी, ऐसा मुझको लगता है। हालांकि छत्तीसगढ़ में महिलाओं का भी एक हिस्सा शराब पीता है, लेकिन उनको शराबी कहना ठीक नहीं है, किसी मौके पे पी लेती होंगी महिलाएं। तो मुझको लगता है कि शराबबंदी का वायदा कांग्रेस ने सोच समझ के पूरा नहीं किया, उसकी कोई नीयत नहीं थी पूरा करने की। इसको बीजेपी ठीक से नहीं उठा पाई सिवाय बयानों के। अब तो कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ कहना शुरू कर दिया है कि शराबबंदी संभव नहीं है। आबकारी मंत्री जो हैं, नहीं, अब तो वो ये कहें कि मुमकिन है तो भी उनकी बात कौन मानेगा। इस बार वो घोषणा पत्र में अगर उसको डाल देंगे तो उसको पहली क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी उस लाइन को छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, कोई नहीं देखेगा। अब वो शराबबंदी का वायदा करेंगे तो लोगों को याद दिलाना होगा कि पिछली बार का वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया था। तो मुझको नहीं लगता कि कांग्रेस उसके लिए कांग्रेस के पास ये है कि हमने तो कमेटी बना दी है, हम नोटबंदी की तरह नहीं करना चाहते। मैं उसी पे आ रहा था कि कांग्रेस की शराबबंदी और मोदी की नोटबंदी ये करीब करीब एक जैसी हो गई, जिसका कोई वायदे का कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मोदी ने भी कहा था मेरे ख्याल से नोटबंदी को लेके कि 50 दिन इसका असर देखना, नहीं तो किसी चौराहे पे मुझको टांग देना। चौराहे तो देश में लाखों हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री को और वो भी मोदी को टांगने की बात कोई कर भी कैसे सकता है। तो बात आई गई हो गई, सबको सहूलियत लगता है इसको छोड़ दो। तो शराबबंदी के मुद्दे को भाजपा ने भी छोड़ दिया, ऐसा मुझको लगता है। अगर भाजपा अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात कहेगी और कहेगी कि पहले दिन से लागू होगा, कोई कमेटी नहीं बनेगी, हम पहले दिन से शराबबंदी करेंगे, अगर भाजपा इस बात को कहेगी तो मुझको लगता है कि उसको फायदा हो सकता है। मुझको अभी भी लगता है कि प्रदेश की महिलाएं जो हैं वो शराब की वजह से बहुत परेशान हैं, बहुत परिवारों का नुकसान हो रहा है। कोई 24 घंटा ऐसा नहीं गुजरता है जब शराब की वजह से कोई कत्ल न होता हो। छत्तीसगढ़ में हर दिन एक कत्ल हो रहा है। आज सुबह की शायद खबर है, माँ ने पैसा नहीं दिया बेटे को शराब पीने के लिए तो उसने माँ का जांजगीर चांपा के इलाके से, जांजगीर चांपा के इलाके का। तो ये छोटा मुद्दा नहीं है। ये जिस भाजपा के पास तो अनुभव भी है, गुजरात का अनुभव है, और बिहार में नीतीश कुमार के साथ सरकार चला रही भाजपा ने जो है वहां शराबबंदी की योजना लागू की थी, वहां लागू की थी। तीसरी बात जी, भाजपा जिस सार्वजनिक जीवन में शुचिता की बात करती है, ये अडवाणी के समय से शब्द चले आ रहा है, अभी भी इसको रिटायर करके वहां भेजा गया होगा मार्गदर्शक मंडल में, मुझको नहीं लगता। अभी भी प्रचलन में हो सकता है शुचिता और भारतीय संस्कृति। भले भारतीय संस्कृति में सोमरस चलते रहा होगा, लेकिन ये नाली में पड़े हुए नाली का रस पीने की नौबत जो है, ये शायद भारतीय संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। अपने यहाँ का जो शब्द है उत्सव, हाँ, उत्स जो है वो छलकने से ही जो है बना है, सोमरस के छलकने से ही वो शब्द ही आया है। हाँ, लेकिन वो समारोह के रूप में छलकना ठीक है, छलक जाए एक आध बार। ये रोज जो भट्टी के किनारे बैठ के जो लोग पीते हैं, अगर भाजपा इसको मुद्दा बनाती है तो मेरा अभी भी मानना है कि भाजपा को इससे फायदा हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात इससे जुड़ी हुई, कांग्रेस सरकार के राज में शराब जो है पहले दिन से लेके आज तक, अभी आखिरी दिन नहीं है, बचा है थोड़ा सा 55-60 दिन जी, ये रेट से ज़्यादा रेट पे बिकी सरकारी दुकानों से। 100% सरकारी नियंत्रण की दुकानें थी, 100% सरकारी रेट से ज़्यादा पे बिकी शराबें। अगर आप दारू भट्टी के बगल से निकलें जहाँ लोग सड़क किनारे बैठकर पीते हैं,
तो शाम के वक्त आपको सरकार को गालियां देते लोग भी दिखते हैं। तो मुझको लगता है ये एक मुद्दा सरकार के खिलाफ जा सकता है अगर भाजपा इसको उठाए तो। आप भाजपा को सजेस्ट क्या कर रहे हैं? शराब बंदी के लिए सजेस्ट कर रहे हैं या कम कीमत पर शराब बेचने के लिए कह रहे हैं? मैं भाजपा को इस 4.25 साल के इतिहास को उठाने की बात सजेस्ट कर रहा हूं फोकट में। मुझको भाजपा ने कोई सलाहकार बनाया नहीं है अभी तक जी। आगे बनाए तो मैं मना भी नहीं करूंगा, पैसा अच्छा मिले तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं कि इस 4.25 साल में जो रेट से ज्यादा दारू बेची गई है इसको भाजपा मुद्दा नहीं बना पा रही है। नकली शराब, होलोग्राम का नकली मामला, शराब, नकली होलोग्राम, ईडी ने जो मामला कोर्ट में पेश किया है, भाजपा उसको मुद्दा नहीं बना पा रही है। पहली चीज, भाजपा शराबबंदी का वायदा करेगी नहीं करेगी मैं नहीं जानता, ये पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पे फैसला लिया जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस सरकार ने 5 साल जो पूरा नहीं किया उसको अगर बीजेपी करेगी तो बीजेपी को उसका बड़ा फायदा मिल सकता है। ये उसके पक्ष में जा सकता है, आज नहीं है लेकिन जा सकता है उसके पक्ष में। अब जिस तरह से शराब की बात को कांग्रेस ने, ये भाजपा ने बहुत जोर शोर से नहीं उठाया, बयान वयान आते रहते हैं, बाकी नहीं उठाया। कुछ और भी चीजें हैं जिसको भाजपा ने बयानों से परे नहीं उठाया। जैसे इस सरकार के, कांग्रेस सरकार के कई सत्ता के करीबी ताकतवर लोग जेल में हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मुकदमे चल रहे हैं, बड़े बड़े छापे पड़े हैं, बड़ी बड़ी जमीन जायदाद जब्त हुई है ईडी के छापों में। मुझको नहीं लगता है कि भाजपा इसको पूरी तरह से भुना पा रही है। राजनीति में तो दूसरे की गलतियां और गलत काम उनको भुनाने का खेल है राजनीति। भाजपा मुझको बहुत कमजोर लग रही है, शायद इसलिए भी कमजोर है कि इस 4.25 साल उसको सुसुप्तावस्था उसमें रखा गया था। तुम अभी सो जाओ, फिर जब मौसम आएगा चुनाव का तुमको जगाएंगे। तो उसमें भाजपा ये सब काम नहीं कर पाई। इन काम को जितने जोर शोर से इनकैश कराया जा सकता था भाजपा नहीं करा पाई है। मैं इससे ज़्यादा मदद भाजपा की करना नहीं चाहता मुफ्त में, तो इसलिए मैं इस बात को यहीं पे भाजपा के नुकसान वाले मुद्दे पे एक बड़ा मुद्दा है हिंदुत्व। हाँ, हिंदुत्व क्या का मुद्दा नजर जो आता है? हिंदुत्व का मुद्दा जो है, भूपेश बघेल की सरकार और पार्टी को ये लग सकता है कि हिंदुत्व एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और मध्य प्रदेश में जिस तरह दिग्विजय सिंह हर नाजुक मौके पे एक चूक करने के आदि शौकीन या लत है उनको, कि जहाँ कोई नाजुक मौका चलता है वो कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि माहौल जो है पार्टी के खिलाफ चले जाता है। वो कहीं मुस्लिमों की बात कर देते हैं, कहीं कुछ करते हैं, हालांकि हैं वो पक्के हिंदू। मैंने उनको सुबह 1-1 घंटा पूजा करते देखा हुआ है, प्रसाद भी पाया है उनके होटल के कमरे में, लेकिन वो कर देते हैं ऐसा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने ऐसी एक भी चूक नहीं की, एक भी काम उसने ऐसा नहीं किया जिससे ये लगे कि ये किसी भी तरह से हिंदुओं के अलावा किसी भी और की वेल विशर है, कहीं भी नहीं लगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हिंदुओं के साथ डटी रही और उसने एक भी ऐसा कोई गलत काम, कोई गलती नहीं की कि ये गलतफहमी लोगों को हो जाए कि ये गैर हिंदुओं के साथ भी है। बड़ी सावधान रही। इससे 2 नौबत आती है कि जो हिंदुओं के बीच ये छवि बनती थी कांग्रेस की कि ये प्रो मुस्लिम है, ये प्रो अल्पसंख्यक है, ये या धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष शब्द पे बाद में आता हूं मैं, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये भावना, जन धारणा कांग्रेस ने खत्म कर दी छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस पूरी तरह से हिंदू पार्टी है। यहाँ पर भाजपा के हाथ से हिंदुत्व का मुद्दा निकल चुका है बहुत हद तक। अब भाजपा हिंदुत्व के ऊपर के मुद्दे पे आ रही है। हिंदुत्व में कोई दिक्कत नहीं थी, राजनीति में आप हिंदुत्व की राजनीति करते रहे, वहां तक चल जाता। भाजपा ने अब धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति खुलकर चालू कर दी इस चुनाव में। जो बिरनपुर में जिस हिंदू लड़के को, नौजवान को मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने मारा था, सारे के सारे गिरफ्तार हो गए थे। उस हिंदू नौजवान
भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को भाजपा ने साजा से अपना उम्मीदवार बनाया है उसी इलाके से। नतीजा यह है कि न केवल साहू समुदाय बल्कि हिंदू समुदाय भी इसको लेके पोलराइजेशन उसमें हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है। आसपास की सीटों पे असर, जात पे असर, कई तरह से असर हो रहा है। साहू समाज जो है वो एकजुट हो रहा है इस बहाने। साहू और हिंदू समाज भी, हिंदू समाज भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 9 साल के मोदी राज में धीरे धीरे वो एक हिंदू कट्टरता की तरफ बढ़ा है। हिंदुत्व जो है, मोदी राज का हिंदुत्व पिछले 9 साल का, ये सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है जो दिग्विजय भी क्लेम करते हैं उनका है। ये थोड़ा कट्टर, थोड़ा कड़ा, गैर धर्मनिरपेक्ष हिंदुत्व है ये। तो भाजपा अभी उसको कर रही है पूरी तरीके से। मैं छोटी सी एक बात याद दिलाना चाहता हूं यहाँ पे। कल राजनांदगांव में रमन सिंह के नॉमिनेशन भरने के समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। उन्होंने जो मंच से जो भाषण दिया उसमें एक बड़ी सनसनीखेज बात उन्होंने बताई। उन्होंने जो कहा मुझको शब्दशः याद नहीं है, हम उसका वीडियो दिखा सकते हैं, उसका वीडियो उपलब्ध है। उन्होंने कहा, भूपेश बघेल की सरकार ने एक हिंदू नौजवान भुवनेश्वर साहू का उसकी लिंचिंग करवा दी एक समुदाय के तुष्टीकरण के लिए। ये बड़ी बात है। जब केंद्रीय गृह मंत्री कह रहा है इतनी बड़ी बात एक आम सभा में, बहुत बड़ी बात है। और वो ईश्वर साहू, भुवनेश्वर साहू का पिता वहां मंच पे मौजूद था। सच तो ये है कि मेरी याददाश्त जितना साथ देती है, और मैं आपकी याददाश्त को भी चुनौती देता हूं, कि 8 अप्रैल की इस हत्या के बाद से आज तक 6 महीना 1 हफ्ता हो गया है। क्या आपको याद पड़ता है कि भाजपा के एक भी नेता ने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल पे ये आरोप भी लगाया हो कि भुवनेश्वर साहू की लिंचिंग भूपेश सरकार ने करवाई है? ऐसा आपको याद पड़ता? कहीं कोई बयान नहीं है, एक भी बयान याद भाजपा पड़ता के है? किसी भी स्थानीय नेता ने आज तक जो है, इससे पहले अमित शाह के बयान से पहले किसी भी नेता का आज तक इस बारे में कोई बयान नहीं आया है। लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल तो कम से कम किसी ने नहीं किया है कि भूपेश बघेल की सरकार ने लिंचिंग कर दी है। ये भी नहीं कहा कि सरकार ने मरवा दिया, बिल्कुल ये भी नहीं कहा भूपेश बघेल ने मरवा दिया कांग्रेस नेता के रूप में। ये नया आरोप सामने आया है। ये हिंदुत्व के ध्रुवीकरण का मुद्दा है। ये इस बात को गंभीरता से समझने की जरूरत है। आप इसके पहले का बोल रहे हैं, पहले का मुझको भी याद है। अमित शाह के बोलने के बाद, कल के बाद अभी तक एक भी भाजपा नेता ने इसको दोहराया भी नहीं है। इसलिए कि दोहराने से ये तुरंत पता लगेगा कि ये गलत बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग तो गवाह हैं। हम लोग तो रोज खबरों को देख रहे हैं, और आप और मैं तो बिरनपुर के ऊपर शायद आधा दर्जन से ज्यादा बार कैमरे पर बात कर चुके हैं जी। आपने खुद ने भी रिपोर्टिंग की है, आप गए हुए हैं वहां पे, आपने बीबीसी के लिए रिपोर्ट की है। आपको कहीं भी याद है कि किसी भाजपा नेता ने भूपेश बघेल पे ये आरोप लगाया हो कि लिंचिंग कर दी? कहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं लगा। तो मुझको लग रहा है कि अब जो ये आक्रामकता है, राजनीति और जंग, ये जब तेज होते हैं तो पहली मौत सच की होती है। बहुत नई लाइन नहीं बोल रहा हूं मैं, कई महान लोगों ने इसको तरह तरह से लिखा है। ये सच की पहली मौत कल हुई है, इतने बड़े सच की। और ये एक सांप्रदायिकता का मुद्दा भी है कि भूपेश बघेल पे एक हिंदू के लिंचिंग से कत्ल करवा देने का मुद्दा। ये छोटा आरोप मैं इसको नहीं मानता। अगर भाजपा अभी नॉमिनेशन चालू ही हुआ है, कल ही हुआ है रमन सिंह का नॉमिनेशन, पहले दौर का नॉमिनेशन चल ही रहा है। अभी से अगर वो हिंदू ध्रुवीकरण को इस हाई पिच पे ले जा रही है तो गाना गाते हुए और कितने ऊपर तक जाएगा चुनाव का ये मोर्चा, मुझको समझ नहीं आ रहा है। मैं फिक्रमंद हूं इसको लेकर। इससे बीजेपी को इस ध्रुवीकरण से फायदा होगा, नुकसान होगा, मैं अंदाज लगाना नहीं चाहता। मेरी व्यक्तिगत सोच
शांति के पक्ष में रहती है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि लोग इस बयान पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर करके लोग बीजेपी को वोट देंगे तो शायद वो भाजपा के पक्ष में जाएगा, भाजपा के खिलाफ तो नहीं जाएगा, क्योंकि इस तरह के बयान कर्नाटक में भी दिए गए भाजपा नेताओं द्वारा और अभी यहाँ चुनाव में और सामने आएंगे। हिंदुत्व का नफा नुकसान क्या दिखाई पड़ रहा है छत्तीसगढ़ में? मुझको ऐसा लगता है कि जो थोड़ी बहुत जनता कांग्रेस से इस बात को लेकर नाराज रहती होगी कि ये अल्पसंख्यकों की बात करती है, अल्पसंख्यकों की बात करती है, जैसा मेरे कहे हुए पे वीडियो पे नीचे लोग टिप्पणी करते हैं कि मैं हिंदुओं का विरोध करता हूं या मैं मुसलमानों का साथ देता हूं, लिखते हैं मेरे लिए भी। कांग्रेस के बारे में भी ऐसी बात होती थी, हालांकि मैं कांग्रेस के साथ एक ढेला भी नहीं हूं। मुझको ऐसा लगता है कि जब वोटर देखेगा हिंदुत्व के मुद्दे पे अगर वोट देना है जिसके लिए हिंदुत्व मायने रखता है, तो वो हिंदुत्व की ओरिजिनल टीम को वोट देगा, जो कि आज बी टीम है छत्तीसगढ़ में, भाजपा। आज हिंदुत्व की छत्तीसगढ़ में जो ए टीम बन गई है कांग्रेस, उसको वोट कट्टर हिंदूवादी नहीं देंगे। संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, कट्टर हिंदूवादी, मुस्लिम विरोधी लोग नहीं देंगे कांग्रेस को वोट। कांग्रेस को इसका फायदा नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन भूपेश बघेल, उनके रणनीतिकार, ये लोग राजनीति को ज़्यादा समझते हैं, इन्होंने कुछ सोच के इतना बड़ा काम किया होगा। हालांकि मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं, बस एक लाइन में कहूँगा, खुद भूपेश बघेल के पिताजी इससे सहमत नहीं है, नंद कुमार बघेल, जिनकी राजनीति बिल्कुल अलग है, जो न कांग्रेस पार्टी में रहे न कांग्रेस की राजनीति करते हैं। मैं अभी फ्रंट लाइन देख रहा था, फ्रंट लाइन के एक जर्नलिस्ट ने यहाँ आकर रिपोर्टिंग की थी, उसने मुझसे भी बात की थी और मुझसे पहले भूपेश बघेल के पिताजी से बात की थी। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म का, हिंदुत्व का मुद्दा जो है ये परमाणु बम से ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि भूपेश बघेल और उनके पिता की राजनीति बिल्कुल अलग अलग चलती है, 36 का आंकड़ा पिता पुत्र में रहता है। लेकिन मेरा ये मानना है किसी भी धर्म की राजनीति परमाणु बम जैसी खतरनाक रहती है या ज़्यादा रहती है। मैं नंद कुमार बघेल से इस मामले में सहमत हूँ। तो अब कांग्रेस पार्टी का फैसला है, ये सही साबित होता है कि नहीं, ये अलग बात है। और नफ़ा नुकसान और हिंदुत्व की बात करते हुए मुझको जशपुर और सरगुजा, मतलब सरगुजा संभाग की अगर हम बात करें तो धर्मांतरण वहाँ एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था। दिलीप सिंह जुदेव के लिए घर वापसी वो शायद सबसे बड़ा अभियान था। वो मुद्दा अभी तक जिंदा है और इसका एक बड़ा केंद्र जो है अब बदल के बस्तर हो गया है। हाँ। तो बस्तर में बीजेपी को कोई लाभ दिखाई पड़ रहा है? देखिए, जो सरगुजा के इलाके में जो था, जशपुर के आसपास, जो दिलीप सिंह जुदेव के पूरे व्यक्तित्व को बनाने वाला आंदोलन था, ऑपरेशन घर वापसी, जो ईसाई बन चुके आदिवासियों के पैर धोकर वो वापस हिंदू बनाते थे। उनको वापस तो हिंदू क्या बनाते थे, उनको ईसाई धर्म से बाहर लाते थे। वो कभी हिंदू थे नहीं, वो आदिवासी से सीधे ईसाई बने थे। तो ऑपरेशन घर वापसी कहना तकनीकी रूप से गलत होगा। ये ऑपरेशन द्वितीय धर्मांतरण करते थे दिलीप सिंह जुदेव, जो खालिस आदिवासी था, जिसका धर्म ही आदिवासी था, उसको पहले ईसाई बनाया गया, फिर उसको हिंदू बनाया गया। बस्तर में तो बहुत साफ साफ क्लासिफिकेशन है। हाँ, एक हिंदू आदिवासी, हाँ, ईसाई आदिवासी और एक आदिवासी। ये सही व्यवस्था है। मैं सरगुजा के मुकाबले बस्तर की इस व्यवस्था से सहमत हूँ जी। एक आदिवासी जिसने कोई आधुनिक धर्म अख्तियार नहीं किया है, एक आदिवासी जो ईसाई बन गया है, एक आदिवासी जो हिंदू बन गए हैं। ये 3 तबके आदिवासियों में है वहाँ पे। जो बस्तर की जो आपने बात कही हिंदुत्व के संदर्भ में, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और शायद ये मुद्दा भाजपा के पक्ष में जाए। वहाँ पर भाजपा का एक प्लस पॉइंट इसमें रहे। वहाँ पर हुआ यह है कि ईसाई बनने वाले आदिवासियों के खिलाफ हिंदू संगठनों ने पिछले कुछ वर्षों से कम 2-3 बरस से
लगातार एक सुगबुगाहट चला के रखी है। आज वहाँ सामाजिक तनाव इतना बड़ा हो गया है कि एक संयुक्त परिवार के दो भाई जो हैं ईसाई बन गए हैं, दो भाई अभी तक आदिवासी हैं। जो आदिवासी हैं उनके ऊपर हिंदू ताकतें मेहनत कर रही हैं। उस घर के भीतर दीवार उठ जा रही है, दफन लाशें जो हैं उनको निकाल के गांव के बाहर कर दिया जा रहा है, गड़ाई हुई लाशों को। और अभी मैंने मनीष कुंजाम जो सीपीआई के कैंडिडेट हैं बस्तर के, उनको इंटरव्यू किया था हफ्ता 10 दिन पहले। उन्होंने भी कहा था, मैं भी इस बात को बार बार लिखते आ रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बस्तर के इस पूरे सांप्रदायिक तनाव में, जिसका सबसे बड़ा विक्टिम जो है ईसाई बनने वाले आदिवासी हैं, सबसे बड़े विक्टिम हैं वो, उनको छोड़ दिया है सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने भी छोड़ दिया है। सत्तारूढ़ पार्टी और सत्ता और प्रशासन उनका, ये जो है दर्शक दीर्घा में बैठकर देख रहे हैं कि ईसाई हो चुके आदिवासी, हिंदू हो चुके आदिवासी, हिंदू संगठन, इनके बीच में क्या टकराव चल रहा है। जब पुलिस पे हमला हुआ तो पुलिस ने मार खा ली, एसपी का सर फूट गया। एसपी का सर फूट गया। आमतौर पर इतने में गोली चलना जो है जायज माना जाता कि एसपी का सर, लेकिन लाठी भी शायद वहां नहीं चली ठीक से, नहीं चलाई गई। तो ये तमाम ताकतें जो हैं सत्ता से जुड़ी, ये दर्शक दीर्घा की तरह वहां के आदिवासी, ईसाई, हिंदू मुद्दे को देख रही हैं, बीच में पड़ना नहीं चाहती हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनका हाथ जलेगा अगर पड़ेंगे बीच में। तो कल परसों ही किसी ने मुझको इंटरव्यू में कहा कि इनको लग रहा है कि इनका हाथ जलेगा अगर बीच में डालेंगे, लेकिन ये दर्शक दीर्घा में बैठे भी इनका हाथ जलेगा। 2-3 दिन में ही किसी ने मुझको कहा है, ये मैं भूल रहा हूं उसको। ये मुद्दा भाजपा के पक्ष में जा सकता है। वो हिंदू पोलराइजेशन बस्तर में जिस अंदाज में करवाया है भाजपा ने, जिस तरह से हाईवे पे खड़े होकर शपथ दिलवाई है, मुस्लिम और आदिवासी, मुस्लिम और ईसाई कारोबारियों की, दुकानदारों का बहिष्कार करने की शपथ दिलवाई है, जिस तरह से, छोटी बात नहीं थी वो। और मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये हेट स्पीच में आता है, तो ये हेट स्पीच को इनको इस पे जुर्म दर्ज करवाना था, लेकिन वो नहीं हुआ जुर्म दर्ज। तो अब ये सत्ता जो है वहां पर, जो हिंदुत्व का जो फायदा पाने के लिए शांत बैठी हुई है किनारे, मुझको लगता है वहां पे फायदा भाजपा को मिलेगा, ऐसा मुझको लगता है। लेकिन भाजपा के पक्ष में वहां एक और बात होने जा रही है, जिसको हम अलग से बात करेंगे। भाजपा के पक्ष में वहां ये होने जा रहा है कि वहां सर्व आदिवासी समाज नाम का जो आंदोलन चल रहा था, और जब हमर राज पार्टी के रूप में वो शायद बाल्टी छाप लेकर वो सामने आ गई है पार्टी। छाप तो अभी उनको आवंटित नहीं किया गया है। कल मैं किसी एक महिला का इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा कि मैं हमर राज पार्टी की कैंडिडेट हूं, हमारा निशान बाल्टी है। तो चलिए, नहीं होगा तो जो भी निशान उनका रहेगा। जो भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में उनको एसी एयर कंडीशनर दिया गया था, जो आदिवासी गरीब कभी नहीं देख सकता एयर कंडीशनर, उसको पहचान नहीं सकता, या पहचानता है तो उसको शोषण के प्रतीक के रूप में ही पहचानेगा कि किसी मंत्री का महल बन रहा है तो उसी में एसी दिखेगा, और तो नहीं दिख सकता। तो ऐसे हमर राज पार्टी का जो वहाँ पे असर होगा बस्तर की सीटों पे, बाहर की आदिवासी सीटों पे, गैर आदिवासी सीटों पे। अभी जब हम ये बात रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ घंटे पहले हमर राज पार्टी के 19 उम्मीदवारों की लिस्ट आई है। पहली सूची आ गई है, पहली सूची, जिसमें 7 सामान्य सीटें हैं, 12 आदिवासी सीटें हैं, 7 सामान्य सीटें हैं, बस्तर की भी सीटें हैं, सरगुजा की भी सीटें हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमर राज पार्टी जितने भी वोट पाएगी, उसके मुखिया अरविंद नेताम है, जो कि जिंदगी का तकरीबन पूरा हिस्सा कांग्रेस में रहे, कुछ साल बाहर रहे। हाँ, अलग अलग पार्टियों में आते जाते रहे। अभी 5 साल वो कांग्रेस में रह के निकले हैं बाहर, किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए, अपनी पार्टी बनाई है। इसलिए उनकी विश्वसनीयता भाजपा में जाने वाले के मुकाबले ज़्यादा होगी अभी।
ये जितना नुकसान वहाँ पे करेगी कांग्रेस पार्टी का, वो बीजेपी का फायदा हो सकता है। लेकिन मैं एक दूसरी चीज़ और कहना चाहता हूँ कि भाजपा ने पिछले 4.25 साल में अवसर खोए हैं। 4.25 साल भाजपा के नेता घर बैठे रहे। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का औपचारिक आदेश मिलता था तो निकल के आते थे, फिर घर चले जाते थे। इस नुकसान से वो कैसे उबर सकेंगे, ये मेरे लिए सोचना बड़ा मुश्किल है। जनता ये भी देखती है कि आपने 5 साल क्या किया। मोदी जिस तरह से कहते हैं कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ, 365 दिन काम करता हूँ, क्या छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं के बारे में उसका 10% भी कहा जा सकता है कि 18 घंटा ना सही, उसका 10वां हिस्सा भी काम किया है? रोज नहीं किया है, क्या साल में 36 दिन भी काम किया है? नहीं हो पाया यहाँ पे। ये नुकसान से भाजपा कैसे उभरेगी मुझको नहीं मालूम है। दूसरी चीज, आज पूरे देश में ओबीसी को जितना बड़ा मुद्दा बनाया गया है, ओबीसी की जनगणना, जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना हो गई है, जिस तरह से राहुल गांधी ने पूरे देश के लिए घोषणा कर दी है, सोनिया गांधी ने पूरे देश के लिए घोषणा कर दी है, इन दोनों के बाद कांग्रेस पार्टी की और किसी घोषणा की जरूरत नहीं है, लेकिन कर दी है, बाकी नेताओं ने कर दी है। तो मुझको ये लगता है कि भाजपा ओबीसी समुदाय के बीच छत्तीसगढ़ में भी एक बड़े नुकसान में है। छोटा नुकसान नहीं है वो। आज ओबीसी को अपनी ताकत का जो नया एहसास हो रहा है, इस 21वीं सदी के तीसरे दशक में जो हो रहा है नया एहसास, ये एहसास कांग्रेस के करवाए हुए है। या बीजेपी ने अभी मुद्दा उठाया था, जब ये जातीय जनगणना की बात आई थी, तो बीजेपी ने भूपेश बघेल की सरकार द्वारा करवाए गए क्वांटिफाइबल डेटा को सार्वजनिक करने की मांग की थी। लेकिन वो मांग भी, आप ठीक कह रहे हैं कि वो मांग भी जो है बस एक विज्ञप्ति की तरह होके रह गई। आप एक चीज देखिए, भूपेश बघेल की सरकार ने ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 27% किया। उसका विधेयक विधानसभा से पास करवा के राज्यपाल के पास भेजा। 2 राज्यपाल हो गए। पिछली राज्यपाल थी अनुसुईया उइके, अभी दूसरे राज्यपाल हैं। ये सरकार से आंकड़े मांगते रहे कि आपने कौन से आंकड़ों के आधार पर ये 27% किया है। 28 क्यों नहीं, 26 क्यों नहीं, 27 क्यों किया है? आप आंकड़े हमको दीजिए। सरकार के पास क्वांटिफाइबल डेटा मौजूद हैं, जो हेड काउंट, भूपेश बघेल जी हेड काउंट कहते हैं, हेड काउंट उन्होंने करवाया है अभी साल भर में ही, उसके आंकड़े उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने नहीं दिया है। अभी एक किसी टीवी के स्टेज प्रोग्राम में उनसे पूछा, किसी नामी गिरामी चर्चित महिला एंकर, मैं ज़्यादा एग्रेसिव शब्द नहीं कहूँगा महिला एंकर के बारे में, उसने जब पूछा तो भूपेश बघेल जी ने उसके सवाल के जवाब में सवाल किया, क्या आपको शक है कि 43.5% ओबीसी नहीं है छत्तीसगढ़ में? ऐसा उन्होंने सवाल किया, लेकिन आंकड़े सामने नहीं रखे। भाजपा इस बात को भी मुद्दा नहीं बना पा रही है कि तुम आंकड़े सामने क्यों नहीं रख पा रहे हो। ये तो जनता के टैक्स के पैसे से इन आंकड़ों का एकत्रीकरण किया गया है, और ये कांग्रेस पार्टी का कोई आंकड़ा नहीं है। हाँ, संगठन का आंकड़ा नहीं है। हाँ, लेकिन होता क्या है आलोक, राजनीति में जब कोई पार्टी किसी बात की मांग करती है तो वो पार्टी देखती है इसका बैकलैश क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, इससे खुश कितने लोग होंगे, नाराज कितने लोग होंगे। मुझको लगता है भारतीय जनता पार्टी आज छत्तीसगढ़ में और बाकी देश में भी जितना उसको बुरा बनना है ओबीसी के बीच बन चुकी है। आज अगर वो यहाँ पे क्वांटिफिएबल डेटा की बात को ज़्यादा कुरेदेगी तो इस डेटा से सबसे बड़ा फायदा मिला है ओबीसी समुदाय को, एक परसेप्शन का भी फायदा 43.5% है। बीजेपी को लगता है इसको अगर ज़्यादा कुरेदेगी तो उसको राजनीतिक और चुनावी नुकसान हो जाएगा, शायद इसलिए भी वो उसको कुरेद नहीं पा रही है। राज्यपाल को आंकड़े नहीं दिए गए, बयान जारी कर दिए, लेकिन और कुछ नहीं किया गया इसको लेकर। तो ये चुनाव का वक्त है और
हर पार्टी ये देखती है कि उसके कौन से बयान से, कौन से फैसले से नफ़ा होगा, किससे नुकसान होगा। भाजपा को किससे नफ़ा और नुकसान हो सकता है, ऐसे कुछ मुद्दों पे हमने चर्चा की है। और आज मेरा गला भी अधिक साथ नहीं दे रहा है, वक्त भी हो चला है, तो बाकी जितनी पार्टियां हैं छत्तीसगढ़ की, नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी पार्टियां जो हैं जितनी, हम अगले एपिसोड में उस पर चर्चा कर लें। जी ज़रूर, छत्तीसगढ़ की चुनावी चर्चा जारी रहेगी। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम विद्या राजपूत है और मैं एक ट्रांसजेंडर सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाला है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम एक सही कैंडिडेट को हम इलेक्ट करें, उनको अपने मत दें। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमारे एक व्यक्ति के वोट नहीं देने से क्या होगा, पर ऐसे बहुत सारे लोग सोचेंगे और सोचते भी हैं और वोट भी देने नहीं जाते हैं, तो जो सही कैंडिडेट है वो चुनाव नहीं जीत पाता है। तो हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं ताकि कल हम शासन प्रशासन या सुशासन को सही या गलत ना ठहराएं। हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं और आने वाले दिनों में वोट डालने जरूर जाएं। धन्यवाद।